क्या आप लोग भी एक प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो, प्रॉपर्टी देख भी रहे हो, बट ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी को वेरीफाई कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त नील एंड वेलकम टू रेड कार्पेट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी चेकलिस्ट के बारे में, जो आप लोगों को ध्यान रखना है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग एक प्रॉपर्टी बायर हो, प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो इस वीडियो में जो भी स्टेप्स मैं बताने वाला हूं, एक भी स्टेप्स आप मिस मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लॉयर और बैंक्स अपने ड्यू डिलीजेंस के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है टाइटल डीड। टाइटल डीड को आप लोग एज ए सेल डीड भी कह सकते हो, तो बहुत सारे लोग इसको सेल डीड भी कहते हैं। तो सेल डीड आपको चेक करना है अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, वो चाहे फ्लैट हो सकता है या लैंड हो सकता है। तो उसमें आपको पहले सेल डीड चेक करना है कि उस सेल डीड में ओनर का नाम जो है वो क्लियरली मेंशन है कि नहीं। अगर ओनर के पास सेल डीड नहीं है तो वो एक रेड फ्लैग हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि सेल डीड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पहले चेक करना है सेल डीड में ओनर का टाइटल है कि नहीं, और उसके साथ ही में 15 to 30 ईयर्स का आपका चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। मतलब जो ओनर करेंट ओनर है, तो उनसे पहले किसका प्रॉपर्टी था, तो वो भी आपको चेक करना है कि पहले कोई डिस्प्यूट्स तो नहीं थे या ओनरशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो वो सब आपको चेक करना है। इन केस ऑफ लैंड, वो आपका जो ओनर है करेंट, तो उनका ही नाम रहेगा। इन केस ऑफ फ्लैट, अगर आप बिल्डर से ले रहे हो, तो बिल्डर ने जिससे लैंड खरीदा है, तो वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट आपको चेक करना है। और साथ ही में सेल डीड भी चेक करना है कि जो पर्सन का लैंड था, तो उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ, वो सेल डीड जो हुआ, वो आपको चेक करना है। और सपोज कोई रीसेल फ्लैट है, तो रीसेल फ्लैट में जो करंट ओनर है, मतलब प्रीवियस ओनर जो थे, तो उनका सेल डीड में नाम मेंशन है कि नहीं। उसके बाद ही आपके पास जो टाइटल है वो ट्रांसफर होगा बाद में। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चेक करना है। सेकेंड जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं आपके सिटी में जो सब रजिस्टर ऑफिस है, तो वो लोग इशू करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट क्या होता है कि प्रॉपर्टी में कोई मॉर्गेज तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, या कोई लीगल ड्यूज या कोर्ट अटैचमेंट्स तो नहीं है। तो ये उसको कंफर्म करते हैं। इसको नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं कि कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है। तो इसको आपको पहले चेक करना है। अगर सब कुछ क्लियर है, तभी आपको आगे बढ़ना है। तो ये डॉक्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए चेक कर। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है अप्रूव बिल्डिंग प्लान और अप्रूव लेआउट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो इशू करते हैं आपके जो लोकल अथॉरिटी होते हैं। जैसे मैं गुवाहाटी में हूँ अभी, तो यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी है, जैसे गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी या जीएमसी गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये लोग इशू करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। ये डॉक्यूमेंट क्या है कि जो बिल्डिंग का अप्रूव प्लान था, तो उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं, बिल्डर ने उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया है कि नहीं, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, या जिस हिसाब से वो प्लान अप्रूव हुआ था तो उससे कुछ डिफरेंट तो नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट उसको इंश्योर करता है। तो आप लोग अगर इस डॉक्यूमेंट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अप्रूव्ड है लोकल अथॉरिटी से, जीएमडीए से, या आपके सिटी में जो लोकल अथॉरिटी है उन लोगों से अप्रूव्ड है। तो ये 100% सिक्योर हो जाता है आपके प्रॉपर्टी के लिए। फोर्थ जो सर्टिफिकेट है वो है लैंड यूज सर्टिफिकेट या जोनिंग सर्टिफिकेट। लैंड यूज सर्टिफिकेट वो होता है जिसमें आपका जो लैंड है, जिसमें प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो रेसिडेंशियल लैंड हो। क्योंकि बाकी कुछ कुछ लैंड में वो आपका कंस्ट्रक्शन में लिमिटेशंस आ जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड या आपका बेल्ट का, जो ट्राइबल बेल्ट का लैंड होता है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन में लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो वहाँ पे बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये चेक कर लेना है कि जो आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है वो रेसिडेंशियल लैंड में ही बना हुआ है। फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट दिया जाता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, आपका बिल्डिंग पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद लोकल अथॉरिटीज आके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ताकि ये इंश्योर हो सके कि बिल्डिंग इज फिट फॉर ऑक्यूपेशन, रहने के लिए ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग आपके फ्लैट को रिसेल करने जाते हो, फ्लैट को सेल करने जाते हो 2 या 3 साल बाद, सपोज आपने लिया था इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, आपने सोचा कि मैं 2 या 3 साल बाद इसको सेल कर दूंगा,
तो उस टाइम पे आप रिसेल नहीं कर सकते क्योंकि बैंक लोन इशू नहीं करते हैं। अगर आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको रिसेल नहीं कर सकते क्योंकि बैंक लोन ही वहाँ पे अप्रूव नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब भी पोजीशन लो अपने फ्लैट का तो उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डर से ले लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बाद में जाके। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपको लेना है, वो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है एज पर अप्रूव प्लान। जो अप्रूव प्लान था तो उसके हिसाब से बिल्डिंग जब कंप्लीट हो जाता है तो लोकल अथॉरिटीज कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट वहाँ पे इशू करते हैं। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है जो आपको चेक करना है। 7 जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स। जैसे आप सभी को पता है कि प्रॉपर्टी पे टैक्स देना मैंडेटरी होता है, तो ये हर साल हमें देना होता है। तो ये भी आपको चेक कर लेना है कि टैक्स जो है वो अप टू डेट है कि नहीं। अगर अप टू डेट नहीं है तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अप टू डेट है, तो उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है सेल एग्रीमेंट। इसको हम लोग एग्रीमेंट टू सेल भी कहते हैं। जैसे आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो तो वहाँ पे 2 एग्रीमेंट होते हैं। पहले एक एग्रीमेंट होता है, उसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, और जब बाद में एक एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग सेल डीड कहते हैं। पहले एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, जब आप लोग डाउन पेमेंट देते हो अपने प्रॉपर्टी का, जैसे 10% 20% हो गया, तो उसके बाद आपका और बिल्डर के साथ एग्रीमेंट होता है जहाँ पे बिल्डर आपके फ्लैट का सारा डिटेल्स जैसे कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया मेंशन रहता है। उसके बाद कब तक पोजीशन देंगे, क्या क्या करके देंगे बिल्डर आपके फ्लैट में, तो सारा कुछ मेंशन रहता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। वहाँ पे आप लोग अच्छे से चेक कीजिए कि बिल्डर जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपको बाद में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेरा रजिस्ट्रेशन, कि प्रोजेक्ट अंडर रेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर प्रोजेक्ट अंडर रेरा आ रहा है तो रेरा कंपलसरी हो जाता है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स रेरा के अंदर आते हैं, कौन कौन के से प्रोजेक्ट्स रेरा के अंदर नहीं आते। रेरा के अंदर आते हैं वो प्रोजेक्ट्स जिसमें जो लैंड है, लैंड का साइज 1 कट्ठा 18 से ज्यादा है। मैं गुवाहाटी का बात कर रहा हूँ अभी, बाकी स्टेट्स में हो सकता है ये चीज़ें कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो, लेकिन अब मैं गुवाहाटी आसाम में बोल रहा हूँ कि लैंड का साइज अगर 1 कट्ठा 18 से ज्यादा है, या जो यूनिट है टोटल यूनिट 8 से ज्यादा है, तो उसमें रेरा कंपलसरी हो जाता है। अगर इसमें आपका दोनों ही नहीं है, लैंड भी कम है और यूनिट भी कम है, तो रेरा कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपका कोई भी अगर एक है, इसमें सपोज लैंड है आपका 1 कट्ठा 18 से ज्यादा लेकिन यूनिट कम है, तो भी आपका रेरा वहां पे कंपलसरी हो जाता है। तो ये भी आप पहले चेक कर लो कि रेरा के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सपोज रेरा के अंदर आना चाहिए लेकिन बिल्डर ने रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप लोग बिल्डर को क्वेश्चन कर सकते हो कि ये रेरा के अंदर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बाद में जाके आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में मैं बोल रहा हूँ, अगर सपोज फ्लैट ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो आपको कोई इशू नहीं है क्योंकि आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और बाकी आपको ध्यान रखना है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ कि रेरा के अंदर आना चाहिए, लेकिन फिर भी बिल्डर ने अगर रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको इसका ध्यान रखना है। इन केस ऑफ रिसेल फ्लैट एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये नए फ्लैट में एप्लीकेबल नहीं होता है, वो है सोसाइटी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप एक रिसेल फ्लैट ले रहे हो तो उसमें पहले तो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो है शेयर सर्टिफिकेट, कि जो पहले जो ओनर थे वो जो रह रहे थे तो उनका सोसाइटी में पार्ट है कि नहीं। तो शेयर सर्टिफिकेट मतलब उस सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो लोग उस सोसाइटी के पार्ट है, तो उसके लिए वो इशू किया जाता है। तो वो शेयर सर्टिफिकेट उनके पास है कि नहीं वो आप पहले देख लो। नेक्स्ट है एनओसी फ्रॉम द सोसाइटी, कि सोसाइटी से एनओसी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है उनको। क्योंकि अगर उनका कोई ड्यू डिलिजेंस है या कोई पेमेंट बाकी है सोसाइटी में, तो वो आपको फिर बाद में पे करना पड़ेगा। तो वो एनओसी होना चाहिए सोसाइटी से उनके पास। और एक चीज़ होता है मेंटेनेंस, कि जब भी सोसाइटी फॉर्म होता है तो उसके बाद आपका एक मेंटेनेंस मंथली बेसिस पे आता रहता है। तो वो मेंटेनेंस भी क्लियर है कि नहीं, मतलब उनका पहले का मेंटेनेंस का ड्यू तो पेंडिंग नहीं है, तो वो भी आपको चेक करना है, क्योंकि अगर वो पेंडिंग है तो वो आपको फिर बाद में भरना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ आप चेक कर लो पहले, अगर सब कुछ क्लियर है तब आप आगे बढ़ो। सो अगर आप कोई भी एक प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो तो ज़रूरी है कि आप एक बार बैंक से वेरीफाई कर लो, क्योंकि
अगर आप लोन ले रहे हो तब तो कोई इशू ही नहीं है, बैंक सारा जो ड्यू डिलिजेंस है या जितने भी कंफर्मेशंस अप्रूवल्स है ये सब वो लोग चेक करते ही लोन अप्रूव करने से पहले। लेकिन अगर आप लोग लोन नहीं भी ले रहे हो तो भी आप एक बार बैंक से वेरीफाई कर लो, क्योंकि एक सेफ साइड होता है, वो लोग आपका जितना भी वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करके देते हैं, तो फिर आप 100% सिक्योर हो जाते हो उस प्रॉपर्टी के बारे में। सो मैं अगर क्विकली जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात करूँ तो सबसे पहले आपका हो गया सेल डीड जो आपको चेक करना है। उसके बाद हो गया नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जिसमें आपको प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन तो नहीं है, मॉर्टगेज तो नहीं है, वो आपको पता चलेगा। थर्ड हो गया आपका अप्रूव प्लान, कि आप जो प्लान है वो प्रॉपरली अप्रूव्ड है कि नहीं लोकल अथॉरिटी से, जो वो आप चेक करो। उसके बाद हो गया आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आप ले लो बिल्डर से। उसके बाद आपका रेरा रजिस्ट्रेशन, कि अगर रेरा एप्लीकेबल है प्रोजेक्ट में तो वो आप लोग एक बार चेक कर लो, अगर एप्लीकेबल नहीं है तब तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपका हो गया टैक्स पेड रिसिप्ट, रिसेंट जो टैक्स पेड रिसिप्ट है वो आपको चेक कर लेना है। और उसके बाद हो गया नो लिटिगेशन प्रूफ, जो बैंक आपको वेरीफाई करके देंगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चेक करना है प्रॉपर्टी लेने से पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।